चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज 13th क्लास एसक्यूएल का। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, और आज जो स्टार्ट करेंगे सेट ऑपरेटर्स करेंगे। ठीक है, चले तो फिर सेट ऑपरेटर में देर नहीं करते हैं। सेट ऑपरेटर में चार हैं हमारे पास, यूनियन है, यूनियन ऑल है, माइनस है और इंटरसेक्ट है। हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को दिखा भी दूं तो वह वेबसाइट जो है उसमें सेट ऑपरेटर्स ऑरेकल, तो आपका वो टेक करके जो वेबसाइट था कहाँ गया, विथ एग्जाम्पल, तो सेट ऑपरेटर ये कहाँ गया, ये मैं कहता हूँ यूनियन, शायद इसमें आ जाए, ये रहा। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। देखो ये रहा यूनियन, यूनियन ऑल, और इसके अलावा भी जो इसके सेट ऑपरेटर हैं ये रहा माइनस हो गया। ठीक है, और ये रहा इंटरसेक्ट। तो आपको इसी इसमें भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे ऑरेकल के बेसिक के अंदर डियो। ठीक है, तो इस वेबसाइट को देखा करें, इसमें एक्सप्रेशंस हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है हर एक चीज़ की, इसको देखा करें। जब भी कोई चीज़ भूल जाए स्पेशली, तो कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने के लिए इसको ओपन किया करें। ठीक है, चलिए आते हैं अपना दोबारा टॉपिक की तरफ। पहला है यूनियन। ठीक है, आता हूं मैं एसक्यूएल प्लस स्कॉट टाइगर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आप देखिएगा कि मैं चलाता हूं सिलेक्ट। सबसे पहले यूनियन ऑल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ई नेम, जॉब, सेल, फ्रॉम, ईएमपी। ओके, पहले सेट पेजेस 5000, लाइंस 300। ठीक है, सेट पेजेस कर दिया हमने, लाइन सेट कर दिए। ओके, मैं दोबारा वही क्वेरी रन करता हूँ, डेटा आ गया मेरे सामने। अच्छा, दूसरे टेबल का डेटा लाता हूँ, सेम इसी तरह सेट ई नेम, जॉब, सैलरी, फ्रॉम, एम्प्लॉयज़। याद है ना टेबल एम्प्लॉयज़ का एक, उसमें थोड़ा डेटा डिफरेंट है, उसमें 25 रो हैं, इसमें कितने हैं, 26 हैं। अब यूनियन का काम देखते जाए। सिलेक्ट ई नेम, जॉब, सैलरी, जो कॉलम लिखे हैं किससे, फ्रॉम ईएमपी। यूनियन दो टेबल्स का डेटा साथ लेके आने को कहता है। ठीक है जी, मिला के ले आना, मर्ज नहीं है, समझो। मर्ज में तो एक सोर्स एक टारगेट होता है, दैट समथिंग एल्स। ये डिस्प्ले करा रहा है, ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं कर रहा। जैसे ज्वाइन ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करता, लेकिन डिस्प्ले कराने के लिए होता है। ठीक है, तो ये भी जस्ट डिस्प्ले कराने के लिए। इसमें कहता हूँ यूनियन ऑल, मेरी मर्जी न्यू न्यू लाइन पे लिखूँ या सामने लिखूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इस खूबसूरती के लिए इसको एक लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका डायग्राम अच्छा पहले तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। दोबारा मैं लिखता हूँ, सिलेक्ट करो यही चीज़ें, किससे, एम्प्लॉयज से। इन दोनों के डेट, पहले डेट किसका डेटा आएगा, ईएमपी का सारा डेटा आएगा, उसको मिला के दिखाएगा, नीचे सारा डेटा किसका लेके आएगा, एम्प्लॉयज का। अच्छा, मजे की बात, जो ऊपर कॉलम लिखे हैं नीचे भी वही कॉलम होंगे, वरना एरर आउट हो जाएगा। 25 वो 26 दूसरे, कितने हुए, 51 रिकॉर्ड्स। आप देखें दोनों का डेटा मिला के लाया है। पहले 25 लाइन किसके होंगी, ईएमपी के होंगे, मेरे ख्याल से मिलर तक है। फिर अवैध से स्टार्ट है, नीचे फोर्ड 1 तक एम्प्लॉयज के। ठीक है, ये आपके यूनियन का काम है, यूनियन ऑल का, कि दोनों टेबल के डेटा को यूनियन करके ले आओ, मतलब डिस्प्ले साथ कराओ। एक टेबल का डेटा आ जाए, फिर दूसरे टेबल का है, तीसरा अगर यूनियन इसमें करेंगे तो तीसरे का भी आ जाएगा, लेकिन कॉलम सेम होंगे। लेट सपोज मैं लिखता हूं एक क्यूरी, और इसमें ऊपर वाले में डीईपीटी लगा देता हूं, डीईपीटी एनओ। ठीक है, यूनियन ऑल। दूसरे वाले में क्या करता हूं, नहीं लिखता, कॉलम नंबर सेम होंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉलम जो आ रहा है तो ऊपर वाले में, तो नीचे वाले में नहीं आ रहा। तो यूनियन अर्थात ज्वाइन में देखो चल जाता है, किस किस टेबल के आपने डिस्प्ले कराना है,
ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, तो नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। अच्छा, आप कहते हो कि नहीं यार मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए ही चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर कुछ भी करो मुझे चाहिए, ठीक है। कहाँ था ये क्वेरी थी नीचे वाली, ये मैं एक काम करता हूं, अब पहले तो एम्प्लॉयज का जो टेबल है पहले मैं देख लूं, एक एम्प्लॉय का टेबल भी था उसको देख लूं, एम्प्लॉयज नहीं एम्प्लॉय मैं देख लूं, फ्रॉम एम्प्लॉय, एस नहीं है इसमें। अच्छा इसमें कितने 14 रोज हैं। अच्छा मैं कहता हूं जो अच्छा एम्प्लॉय पे आता हूं, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम, एम्प्लॉयज से ड्रॉप करता हूँ, एम्प्लॉयज ड्रॉप कॉलम DEPT NO को ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा अब जो हमारा एम्प्लॉयज का टेबल है उसमें से मैंने कौन सा कॉलम ड्रॉप कर दिया, डिपार्टमेंट, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। अच्छा इसमें देखो डिपार्टमेंट का कॉलम नहीं है, खत्म, ड्रॉप हो गया। ये जस्ट इसलिए ताकि यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ आपको। सिलेक्ट ई नेम जॉब सेल फ्रॉम, अच्छा एक और DEPT NO फ्रॉम EMP, इसमें तो है ना, EMP में तो है ना, ठीक है। यूनियन ऑल सिलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, डिपार्टमेंट नंबर नहीं है, अब क्या करूंगा, और चौथा मुझे डिपार्टमेंट नंबर चाहिए ही चाहिए। एक डमी बना दिया, सिंगल कोट में जो डाला है वो स्ट्रिंग होगा ना, ये जो नल मैंने लिखा है ये स्ट्रिंग है NULL, ये ओ वाला नल नहीं है। सिंगल कोट में डाले वो स्ट्रिंग हो गया ना, NULL कैरेक्टर हो गया, ये नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला नल दिखा दो जहां पे डिपार्टमेंट नंबर नीचे वाले का नहीं है, ताकि देखो नंबर ऑफ कॉलम बराबर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डिस्प्ले में चाहिए। क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट हैव सेम डेटा टाइप एज करेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेस। वो कह रहा है कि ऊपर में डेटा टाइप क्या था, नंबर था, अब इसमें क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहां पे भी ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड देगा आपको, क्योंकि ये अगर आप बोलोगे यार इसको तकलीफ क्या है डिस्प्ले कराने में, यार करा दे ना डिस्प्ले, क्या तकलीफ है। तकलीफ ये है कि कल को अगर वो डेटा सेट आपको किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो वो तो नंबर है, और ये क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, तो नहीं जीरो लगाओ तो डिपार्टमेंट नंबर 0 हो जाएगा ना, डिपार्टमेंट नंबर 0 थोड़ी है, नंबर तो आ जाएगा लेकिन वो कंसीडर डिस्प्ले कराएगा, तो डिपार्टमेंट नंबर 0 कोई है, तो मुझे रिप्रेजेंटेशन डेटा की ठीक से करनी है ना, कर देगा लॉजिकली, मेरी चॉइस नहीं है ये, ठीक है। हाउ अबाउट दिस वन, कि डिपार्टमेंट नंबर को किसमें कन्वर्ट करो, कैरेक्टर में, और नीचे वाला भी किया है कैरेक्टर्स ही है। हाँ भाई आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखें पहले वाले टेबल के 25 रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है, फिर 26 रिकॉर्ड उसके आए। अब डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम उसमें नहीं था, उसने क्या वर्ड प्रिंट किया यहां पे, नल। देखो कैसा मैंने इसकी हैंडलिंग की है डेटा की, समझ आ रही है बात। पर आप कह रहे हो NUL जो है वो कैरेक्टर में है और उसने ऊपर वाले को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, लेकिन जब भैया आगे में ले जाऊंगा डेटा प्रोसेसिंग के लिए, कहां पे जो नंबर चाहिए होंगे, तो वहां पे ये इश्यूज जनरेट करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है NUL जो वर्ड है वो कैरेक्टर है, ठीक है, स्ट्रिंग है, तो ये मसला करेगी। तो हम चाहते हैं कि नहीं यार नल ही हो, और हमें जेन्युइन नल चाहिए, तो जेन्युइन नल भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें ना रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे टू कैरेक्टर डिपार्टमेंट नंबर इसने दिया तो इसको एलियस लगाता तो क्या हो जाता, एस DPTNO, ये इसको एलियस लगा दिया, ठीक है, फ्रॉम EMP। अच्छा, देखा आप लोगों ने कि भाई वो डेटा टाइप सेम होना बहुत जरूरी है, सिर्फ डिस्प्ले कराने के लिए पंगा कर रहा है, तो याद रखें ये आपके सेट ऑपरेटर में बड़ा एक मेजर चीज है जिसको हैंडल करना होगा आपको, ठीक है। इसको मैंने एलियस लगा दिया है, उसके बाद यूनियन ऑल लिख दिया मैंने, नहीं यूनियन ऑल नहीं लिखा है, यूनियन ऑल, ठीक है। दोनों टेबल्स के डेटा को यूनियन करके ले आओ, मिला के ले आओ, ठीक है। अब देखें, और कॉलम का नाम भी एज अ डिस्प्ले, यहाँ भी देखो DPTNO है नीचे भी, वरना वो हमेशा क्या करता है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऊपर होगी वो डिस्प्ले वो करा देगा ऊपर, क्योंकि पहले डेटा उसका आ रहा होता है ना, ठीक है ना। अच्छा, मैं कहता हूँ यार ये कैरेक्टर ना हो, कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ओरिजिनल डेटा है, तो टू कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। DPTNO फ्रॉम EMP यूनियन ऑल। हाँ, अब आप लोग में से कोई बताएगा कैसे होगा, कोई बताएगा आप में से? नहीं भाई, सिंपल, नल का, नल तक कीवर्ड है ना उसका, और अपना नल बोला, नल कर दो एज अ DPT नंबर, DPT नंबर कॉलम बना, उसमें वैल्यूज क्या डाल दो, नल डाल दो, ठीक है, क्योंकि उसमें है नहीं, उसमें एक कॉलम एम्प्लॉयज में है नहीं। अब ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, दुरुस्त वाली जिसको कहते हैं। जानबूझ के घुमा फिराने का मकसद यह है कि डेटा टाइप का भी इशू होता है, ठीक है, आगे उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं प्रोग्राम में, जो इस्तेमाल होता है डेटा को इस्तेमाल जहां होगा, डिपेंडेंसीज होती हैं, तो आपकी रिप्रेजेंटेशन सही होनी चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, वो कॉलम भी आ गया, अगर नहीं दे रहा तो क्या बोल रहा है, कॉलम बराबर नहीं है, अब कॉलम बराबर भी हो गए और रिप्रेजेंटेशन भी सही आ रही है। जीरो नहीं कर सकते आप, जीरो एज कर सकते थे आप चाहे तो, जैसे इब्राहिम कह रहा है जीरो एज कर दो, ठीक है, ये रहा, ठीक है। सिंगल कोड में जीरो कोड नहीं डालूंगा, क्योंकि जीरो सिंगल कोड में डालूंगा कैरेक्टर हो जाएगा, नंबर चाहिए तो यहां पे नल की जगह करूंगा जीरो, ठीक है। लेकिन ये दिस इज रॉन्ग, डिपार्टमेंट नंबर जीरो है क्या, कोई नहीं है, तो नल रहने दो, तो डिपार्टमेंट उनका है ही नहीं, ठीक हो रही बात, सही हो रही है, ठीक है। ये यूनियन का काम था, यूनियन का मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, यूनियन ऑल, ठीक है, यूनियन ऑल इन ऑरेकल, इमेजेस में आता हूं, ये आपका यूनियन ऑल का तस्वीर है कि T1 T2 मतलब टेबल 1 टेबल 2 इस तरह उनका रिप्रेजेंटेशन है, सारा डेटा लिया, ठीक हो गया जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं यूनियन पे, यूनियन ऑल तो आप लोगों ने देख लिया ना, अब आते हैं किस पे, यूनियन पे। सेम क्वेरी लिखता हूं, कोई फर्क नहीं इसमें, ठीक है, यहां तक सेम रखा, यूनियन ऑल की जगह क्या लिखूंगा, यूनियन, ठीक है, और यहां पे दोबारा नल कर दूंगा, जीरो इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नल एज डिपार्टमेंट, नल का डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम एम्प्लॉयज में नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस टेबल में से कॉलम को ड्रॉप कर दिया था, डिस्प्ले कराने के लिए उसको बराबर करने के लिए कोई आरजी डालना पड़ेगा मुझे रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। जो मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें पार्टीशन के स्टेट्स गैदर करना, सब पार्टीशन का, उसमें यही मैंने यूनियन ऑल और यूनियन का इस्तेमाल किया था, और इसी तरह एज करके उसमें बता रहे जहाँ पे पार्टीशन ना मिले तो इस तरह डिस्प्ले करा दो, ये पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया, उसमें यूनियन का बड़ा काम किया था मैंने उस पर। जी जी जी, तरतीब कॉलम की वही होगी, जी जी, तरतीब भी सेम होनी चाहिए, ऊपर और नीचे देखो, कॉलम का डेटा टाइप होना सेम जरूरी है, नाम सेम होना कॉलम का जरूरी नहीं है, डेटा और उसकी वैल्यूज उस तरह की होनी जरूरी है, ठीक है, चलाए। अच्छा, यूनियन और यूनियन ऑल का डिफरेंस मैं आपको बता दूं,
यूनियन जो ऑल जो है दोनों टेबल्स का डेटा डिस्प्ले कर देता है, साथ मिला के दिखा देता है। यूनियन क्या करता है, पहले उठाता है डेटा, डुप्लीकेट वैल्यूज को एक बार दिखाएगा। डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट लगाता है डेटा के ऊपर, पहले पहले डिस्टिंक्ट अप्लाई करेगा, फिर डिस्प्ले कराएगा। जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा, अच्छा डुप्लीकेट यहाँ पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड, मतलब चार, इसमें 4 कॉलम उठाए ना, तो 4 की ही बात हो रही है। मैं इसमें टेबल में वैसे तो 8-9 कॉलम है, सबकी बात नहीं हो रही। जो अभी उठा रहे हो वो मिलके जो 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू बना रहे हैं, उनको ये डिस्टिंक्ट करेगा। ठीक है, 4 वैल्यू जो मिलके एक रिकॉर्ड बना रहे हैं, यहाँ पर 4 मिलके बना रहे हैं ना, 4 वैल्यूज जब आएंगे उसी तरह का दूसरा वैल्यू अगर आ जाएगा, वो चारों के चारों सेम, पहले कॉलम, दूसरे, तीसरे, चौथे कॉलम में सबका वैल्यू सेम होगा, पूरा मतलब रिकॉर्ड ही सेम है, तो 4 बार है तो कितनी बार प्रिंट करेगा उसको? एक बार डिस्टिंक्ट कर देगा। तो यूनियन जो है डिस्टिंक्ट करता है पहले, फिर डिस्प्ले करता है। अच्छा, अब यूनियन और यूनियन ऑल में से जल्दी डेटा कौन लाता है? यूनियन ऑल डेटा जल्दी लाएगा, भले डेटा ज्यादा है, भले डेटा ज्यादा डिस्प्ले करने के लिए लेगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम लेगा। क्यों? पहले डिस्टिंक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, नंबर 1 प्रोसेस करेगा, फिर दूसरी बार जब लेके डिस्प्ले करने आएगा, डिस्प्ले करना इज समथिंग एल्स, प्रोसेसिंग इज डिफरेंट, तो प्रोसेसिंग में वो टाइम ज्यादा लेगा। यूनियन जो है, यूनियन ऑल जो लेके आता है डिस्प्ले करता है डायरेक्ट सेट। ठीक है, यूनियन ऑल, यूनियन जो है पहले डिस्टिंक्ट करेगा, फिर डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अब आप यहां पे देखो कि इसने ऑर्डरिंग नहीं किया ऐसे। अच्छा, पहले क्या था उसमें कि पहले टेबल की रिप्रेजेंटेशन, फिर दूसरे की, इसने इसमें ऐसा कुछ किया? अच्छा, इसने एक और चीज भी किया है, सॉर्टिंग भी किया है। तो ये जी, ये सिर्फ डिस्टिंक्ट नहीं करता बल्कि ऑर्डरिंग भी करता है उनकी, तो 2 प्रोसेस और चलाता है एक्स्ट्रा। यूनियन जो है 2 एक्स्ट्रा प्रोसेस चलाता है, एक डिस्टिंक्ट करना, एक सॉर्टिंग करता है, ऑर्डर बाय करता है बैक एंड पे। तो आपको इसमें ऑर्डर बाय ना भी लगाओ, ये खुद करता है। अच्छा, आप चाहते हो नहीं कि ऑर्डरिंग हो, किस पे हो, इस पे डिपार्टमेंट नंबर है तो एंड में आप डाल सकते हो, आपके हाथ में है उसकी चॉइस। ठीक है, लेकिन ये खुद की भी करता है। वो किस पे करता है? हर कॉलम पे अल्फाबेटिकली, अगर अल्फाबेट नहीं मिले, उसमें नंबर ही नंबर है तो नंबरिंग में करता होगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा डेटा इस तरह का डिस्टिंक्ट इसने नहीं कर सका है। अच्छा, अब एक और टेबल था एम्प्लॉई, उससे करते हैं। उसमें कितने रिकॉर्ड है? काउंट करता हूं पहले ईएमपी से, फ्रॉम नहीं लगा, 1 मिनट रुके। अच्छा, अब आपने कहा कि इसने डिस्टिंक्ट किया है, लेकिन डेटा इस तरह का है कि वो डुप्लीकेशन हो ही नहीं रही। 4 कॉलम मिलके जो डुप्लीकेशन बन रही है। अच्छा, यहां पे 4 कॉलम मिलके एक वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट वहां पे काम कर, याद रहे ना, डिस्टिंक्ट जिस जगह पे लगाओ, जिस कॉलम पे लगाते हो, उसके आगे जितने भी कॉलम लगाते हो, उन सब पे अप्लाई हो जाता है। वो पूरे रिकॉर्ड को डिस्टिंक्ट कंसीडर करता है, एक कॉलम को नहीं। ठीक है, हालांकि ऑर्डर बाय में अलग है कि हर कॉलम के सामने ऑर्डर आपने लिखना होता है, डिसेंडिंग है या फलाना है, असेंडिंग है। इसमें ऐसा नहीं है, डिस्टिंक्ट लगाया तो सब पे अप्लाई। ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड एक वो किस तरह डिस्टिंक्ट है, दूसरे से मिलता जुलता है कि नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें कितने? 25 ईएमपी के अंदर। अब एम्प्लॉईज नहीं कर रहा बल्कि एम्प्लॉई। ठीक है, एस नहीं है, तो ये दूसरा टेबल है मेरा, इसमें 14 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इनकी आपस में करता हूं तो इसमें थोड़ा बहुत आपको डुप्लीकेट वैल्यू मिल जाएगा। तो ये यासिर का सवाल था कि यार इसमें कहां डिस्टिंक्ट कर रहा है? कर तो रहा है, डेटा इस तरह का है कि डुप्लीकेट जनरेट ही नहीं हो रहा कोई, क्योंकि दूसरे को हमने क्या कर दिया, वो डिपार्टमेंट नंबर क्या कर दिया, नल कर, मतलब उसमें ड्रॉप कर दिया कॉलम, और जो दूसरा जो हम उसको आरजी दे रहे हैं पूरा करने के लिए, वो नल पास कर रहे हैं। तो फिर नल की वजह से वो डुप्लीकेशन कोई भी नहीं हो रही। हाँ, मैं 30 डालूं उसकी जगह पे, चलो दिखा देता हूं इसको। नहीं, रोल बैक करने की जरूरत है, रोल बैक नहीं होगा, अल्टर किया, अल्टर में रोल बैक नहीं चलता। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज में रोल बैक होगा। अल्टर, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम में रोल बैक नहीं चलता, डीडीएल से। ये बात याद रखिएगा, ये पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। अच्छा, यहां पे जो नल था ना, इसको करता हूं 30 एज डीपीटी फ्रॉम एम्प्लॉईज। अब यहां पे 30 नंबर डिपार्टमेंट जो है, जैसे कि वार्ड, सेल्समैन और ये सैलरी, और 30 जहां पे दो बार आएगा तो उसको एक बार करेगा। अब कितने रोज आए हैं? 51 की जगह कितने आ गए? अब
यासिर भाई वो इसी टेबल से चलाया मैंने। अब उसको कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली तो उसने कर दिया, उसने उसको सिंगल टाइम प्रिंट किया है। अब इसमें से आप देखो ये जो अवैस है और दूसरा है, दोनों में वो फर्क है, सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर डिफरेंट है दोनों का, तो डिस्टिंक्ट नहीं है। क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड देखो एक जैसा है, यहां से लेके यहां तक तो एक जैसा है, यहां से लेके यहां तक एक जैसा है, लेकिन आखिरी वैल्यू अगर ये भी होता तो क्या हो जाता, एक हो जाता। ठीक है, ये पूरा एक रिकॉर्ड मिलकर डिस्टिंक्ट बनाता है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं उसके ऊपर, एम्प्लॉय ईएमपी और एम्प्लॉय का बीच में यूनियन लगाते हैं जिसमें 14 रिकॉर्ड्स थे। ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा इसमें जो है मैंने इसमें डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम ऑलरेडी अपना है। ठीक है, तो मुझे एलियस डालने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई आर्जी डेटा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब कितने आए हैं, 25 वो और 14 वो ऐसे ही थे, तो आए कितने हैं, मतलब उसमें जो थे 14 के 14 रिकॉर्ड क्या हो गए, इसमें सारे मौजूद थे वो, तो डुप्लीकेट होने की वजह से वो सारे रिमूव नहीं हुए बल्कि वन टाइम प्रिंट हुए हैं। बात क्लियर हो रही है, ये दोनों टेबल को यूनियन कर दिया है। ठीक है, अब इसका डायग्राम किस तरह होगा, इसका मैं डायग्राम देखूं, उसका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। ये एरिया कह रहा है कि डुप्लीकेट वैल्यू सारे यहां पे, मतलब वन टाइम प्रिंट होंगे, डुप्लीकेट इधर भी है इधर भी है, साथ प्रिंट करेगा एक ही बार। देख रहे हैं, वो जो एरिया दिखा रहा है कि जहां पे ओवरलैप कर रहा है वो डुप्लीकेट वैल्यूज का है, मतलब दोनों के दरमियान जो सेम मैचिंग वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले कराओ, वो वन टाइम ही आएंगे। बाकी इधर वाले भी लाएगा उधर वाले भी लाएगा, यूनियन की तरह, सॉरी यूनियन ऑल की तरह। ठीक है, डुप्लीकेट वन टाइम प्रिंट होंगे। यूनियन ऑल में क्या हो रहा था, नहीं सारे प्रिंट कर दो, डुप्लीकेट डुप्लीकेट से हमें कोई नहीं ताल्लुक, न वो डिस्टिंक्ट अप्लाई कर रहा था न वो ऑर्डर बाय कर रहा था, दोनों नहीं कर रहा था, ये दोनों अप्लाई कर रहा है, डिस्टिंक्ट भी कर रहा है ऑर्डर बाय भी कर रहा है। तो ये यूनियन और यूनियन ऑल में फर्क है। बात क्लियर हो गई, कोई सवाल इसमें। और जानबूझ के मैंने डेटा का नंबर ऑफ कॉलम भी आगे पीछे किए, ये देखा आप लोगों ने, डेटा टाइप डिफरेंट करके दिखाया, वो भी देखा आप लोगों ने, एरर कैसे आया, नल पास किया वो देखा। ठीक है, डेटा को कन्वर्ट करके दिखाया वो भी देखा। तो ये आपके हाथ में, आप डेटा का प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। तो याद रखिए डेटा का प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमने जुगाड़ मार के फिलहाल यार ये अभी चल, पहले नहीं चल रही यार अब चल गई, अब चल गई इज नॉट द राइट चॉइस। आगे उस डेटा के साथ क्या होना है इज द राइट चॉइस। जैसे मैंने टू कैरेक्टर करके उसको चला दिया, यार चल गई, वाह वाह खुश हो गया, ये सही नहीं था, क्योंकि आगे चल के मसले मसाइल क्रिएट करता। वो जो हमने बगैर सिंगल कोड उसको एज अ नल, रियल नल वैल्यू जो पास करवाया था, जो उसमें कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा था, वो थे असल काम जो हमने किया उस डेटा के ऊपर। ठीक है, नल है तो नल डिस्प्ले कराओ ना, वर्ड जो है नल का क्यों करा रहे हो, वो तो कैरेक्टर हो गया। आगे उस पर कैलकुलेशन होती नंबरिंग की, तो अब कैसे होगा उस कॉलम पे अगर होगा तो। लेट सपोज जैसे डिपार्टमेंट नंबर पे तो कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि हो भी सकती है ना, कोई ऐसा कोई कॉलम हो जिसमें सैलरीज की इंफॉर्मेशन हो, फिर तो होगा। ठीक है, चले फिर आगे। अब यूनियन और यूनियन ऑल दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई सवाल इसमें हो तो पूछ ले फिर, क्योंकि आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्ट और माइनस। नहीं है कोई सवाल यहाँ पे, ठीक है चले, मैं पानी पी लूँ थोड़ा। ठीक है, तो चलते हैं, यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम इंटरसेक्ट की तरफ। इंटरसेक्ट जो है दोनों टेबल में से सिर्फ डिस्टिंक्ट जो डेटा होगा उसको लेके आएगा। वो क्या करता था कि सब डेटा यूनियन क्या करता था, सब डेटा लेके आओ जो भी है दोनों में, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को एक बार प्रेजेंट करो। इसमें जो है उल्टा है कि दोनों में जो वैल्यूज मैच नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज है, उनको छोड़ ही दो। यूनियन और यूनियन ऑल लेके आ रहे थे ना, ये छोड़ देगा जो नॉन मैचिंग है दोनों में। ठीक है, टेबल ए में जो वैल्यू है बी में नहीं है, नहीं लाएगा, जो बी में है ए में नहीं है उसको भी नहीं लाएगा। ठीक है, तो चलिए तो इंटरसेक्ट करते हैं।
ए और बी में यही वैल्यूज मौजूद हैं और ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज को उठा के लाएगा। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब है 2 बार जो रिपीट होगा उसको एक ही बार करके लाएगा। ठीक है, क्योंकि एडम्स का टेबल देखेंगे दोनों के अंदर है। अगर मैं उठा के इस तरह एम्प्लॉय आपको ईएमपी दिखाऊं, इसमें एडम्स है, देखो ये रहा एडम्स है, क्लर्क है और ये इसका रिजल्ट है। अब एम्प्लॉय में जाता हूं, यही देखो रिकॉर्ड है, एडम्स क्लर्क है, सेम वैल्यू देखो। तो अब जो इंटरसेक्ट था तो एडम्स ने 2 बार प्रिंट नहीं किया, एक ही बार किया, तो उसने डिस्टिंक्ट अप्लाई करके और डिस्टिंक्ट वैल्यू को ही लेके आया और बाकी जो नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज थे उनको छोड़ दिया। डुप्लीकेट वैल्यूज लाया लेकिन प्रिंटिंग कितनी टाइम होगी 1, मतलब डिस्टिंक्ट ही अप्लाई करके ला रहा है। ठीक है, और डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही लाओ, बाकी वैल्यूज को दोनों में जो नॉन मैचिंग है, ए का जो बी में है, बी का जो ए में है मतलब नहीं है, उनको छोड़ दो। ए में है वैल्यू, बी में नहीं है, नहीं चाहिए। फिर जो बी में है ए में नहीं है उसको भी छोड़ दो। ए में है बी में भी है, ले आओ प्रिंट एक बार करो। ठीक है, डिस्टिंक्ट की वजह से एक बार प्रिंट करो। ये आपके इंटरसेक्ट का काम है। वही बाकी है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा, 2 टेबल के बाद तीसरा और घुसेड़ वो तीसरे पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं फ्रॉम ईएमपी यूनियन, ठीक है, ये यूनियन हो गया। अच्छा, मैं इसमें तीसरा भी वैल्यू डालता हूं, ये यूनियन दिस वन। अब कहता हूं इंटरसेक्ट एम्प्लॉइज, तीसरा एक और टेबल घुसेड़ दिया। पहले उन दोनों में से क्या लाएगा, दोनों में जो मौजूद हैं, नहीं है मौजूद वो भी लाओ और डिस्टिंक्ट को 1 टाइम करो, सॉर्टिंग करेगा, फिर दोबारा किस पे आएगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब ऊपर जो रिजल्ट आएगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर इंटरसेक्ट करो, किसको, इसको। अब इनके साथ क्या मैच करके ले आएगा, वो कॉमन। अब मेरे ख्याल से टेबल एम्प्टी ना आ जाए कहीं, थोड़ा मतलब वही आएंगे। अच्छा, डिपार्टमेंट नंबर नहीं है तो इसलिए एम्प्लॉयज में नहीं है, तो यहां पे उसको हैंडलिंग करनी पड़ेगी जैसे पहले किया था। ठीक, हाँ, नल वाली कर देते हैं, इंटरसेक्ट नल एज क्या आया, जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला रिजल्ट है उसका और इसके रिजल्ट में आपस में कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि सब नल जब होंगे तो कोई भी उससे मैचिंग वाला नहीं होगा जी। वहां पे ऊपर कोई 1-2 को नल सेट कर देंगे ना, फिर कुछ ना कुछ आ जाता। बात समझ आ रही है? हाँ, 30 लेके ले आएगा ना, बस सही है, ये भी अच्छी बात है ताकि रिजल्ट देख ले आप। 10 ना कर दो इस बार, हाँ, इंटरसेक्ट नहीं लिखा तीसरे टेबल को, ठीक है, इंटरसेक्ट करना है 10। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बात क्लियर हो गया। इस तरह और उसमें ऐड करते जाओ यूनिट, जैसे कि ज्वाइन भी मोर देन 1 टेबल हो सकता था। ठीक है, तो इस तरह इसमें भी मोर देन मजीद टेबल में यूनियन इंटरसेक्ट, देखो इसमें यूनियन और इंटरसेक्ट का इस्तेमाल किया। दूसरा जरूरी नहीं कि मैं यूनियन दिखाऊं। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, इसमें कोई सवाल इंटरसेक्ट में? अब आते हैं माइनस की तरफ। सिलेक्ट माइनस एम्प्लॉय। मैंने क्या कहा था माइनस के बारे में, टेबल ए और बी इनमें से वैल्यू किसके लेके आएगा, ए के रिटर्न करेगा। ए के वो रिटर्न करो जो बी में मौजूद ही नहीं है। ठीक है,
जो, हाँ, जो ए के अंदर है वो बी के अंदर भी मौजूद है, उनको भी छोड़ देगा, अपने वाले वैल्यूज़ को भी ज़ाया कर देगा क्योंकि वो बी में मौजूद है और बी के सारे वैल्यूज़ नहीं लाएगा। अब आप इसमें बोलेंगे यार तो फ़ायदा क्या इसका? इसका फ़ायदा ये है कि अपने उन वैल्यूज़ को भी तो छोड़ रहा है जो बी में अंदर है, और बी के जो वैल्यूज़ ऑलरेडी अपने हैं उनको तो टच भी नहीं कर रहा, और अपने वाले भी वही छोड़ रहा है जो बी के अंदर मौजूद है। ये तो यही तो कर रहा है, डिफरेंस ला रहा है कि जो ए के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं बी से, वो लेके आओ जी, वो वैल्यूज ले आओ जो कि बी से किसी से भी मैच नहीं हो रहे। तो ये आप डिफरेंस मालूम कर सकते हो, इसमें माइनस से आपको डिफरेंस पता चल सकता है कि इसकी वैल्यूज कौन सी डिफरेंट है उनसे। ठीक है, ये वैल्यूज वो हैं जो कि बी में मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जी, अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, अब ये देखें, अब देखें, हाँ, इसमें से जो मैचिंग थे उनको छोड़ दिया उसने, और बी में कोई एक्स्ट्रा और होता तो उनको भी छोड़ देता। ए के ऊपर ही होता है। ठीक है, अगर दूसरे का लिखना है आपको, मतलब डिफरेंस, तो उसको पहले लिखो। ठीक है, हाँ, ऐसी यहाँ पे आपको वो जो देखिए बताया था मैंने लेफ्ट ज्वाइन वाला, वो यहाँ करना ज़रूर पड़ेगा आपको। ठीक है, वो लास्ट वीक हमने वो पढ़ा था। तो ये था आपके माइनस के कॉन्सेप्ट। इंटरसेक्ट भी देख लिया आपने, माइनस भी देख लिया, इनका काम इतना ही है। इसमें एक और मजीद करते जाओगे तो और मजीद होता जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय का क्लॉज जो है वो हमेशा सेकंड क्वेरी में डाल देंगे आप। सब क्यूरी की बात नहीं कर रहा, सब क्यूरीज के अंदर तो आ सकती हैं। मतलब आपने पहली क्यूरी ऊपर लिखी, उसमें अंदर कुछ सब क्यूरीज इस्तेमाल किए, फिर यूनियन का इस्तेमाल किया, या यूनियन ऑल का, इंटरसेक्ट का, माइनस का, उसके बाद जो सेकंड क्यूरी आप लिखेंगे उसके अंदर भी सब क्यूरी वॉटएवर जो भी लगाने लगाएं, लेकिन एंड में जो सॉर्टिंग ग्रुप बाय जो करनी है ना, बिल्कुल एंड में लिखेंगे। जो ओरिजिनल टोटल जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसकी ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, वो आखिर की क्यूरी में लिखेंगे, पहली क्यूरी में नहीं है। पहली क्यूरी के सब क्यूरीज में अगर डाल रहे हैं कुछ चीज़ें, वो अलग कहानी है, उसको छोड़ दे, वो तो सब क्यूरीज है ना। वो तो सब क्यूरी सबसे पहले रिजॉल्व होती है। जब भी आप कोई क्यूरी लिखते हैं उसमें सब क्यूरीज पहले रिजॉल्व होती हैं, उनके वैल्यूज रिटर्न होते हैं, फिर बाहर की क्यूरी चलती है, मेन क्यूरी। ठीक है, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो यहां तक कोई सवाल? अच्छा, अब मैं इसमें लगा देता हूं, ये माइनस वाले में मैं लगा देता हूं ऑर्डर बाय। ठीक है, यहां से यहां तक लिखा मैंने, जैसे कि 10 10 20 30 मिक्स में आ रहा है ना, मैं इससे ऑर्डर बाय करता हूं, माइनस दिस वन, यहां पे लिखूंगा ऑर्डर बाय DPT NO। ठीक है, अब सही है, देखो ऑर्डरिंग हो गई, आखिर में जो रिजल्ट है उस पर ऑर्डरिंग आ गई। अच्छा, इसमें मैं पहली क्यूरी के बाद ही लिख दूं, मिसाल तौर पे यहां पे ऑर्डर बाय DPT NO माइनस, ये कहेगा कि एरर आउट देगा, देखो। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं दोनों में डाल देता हूं तब भी नहीं, मतलब ऊपर वाले में आप नहीं डाल सकते जी। ये देखो, ये एरर आउट हो जाएगा, देखना, ये देख। तो ये हमेशा देखें, ऑर्डर बाय कहाँ लगता है? एंड में लगता है, यही है ना। ये तो क्यूरी आपकी खत्म हुई नहीं है, ये क्यूरी का आधा हिस्सा हुआ, माइनस बीच है उसका, फिर आधा हिस्सा ये है। तो जो आखिरी वाली पार्ट है उसके बाद लगेगा ना ऑर्डर बाय। तो ये ऊपर आप डालेंगे तो ये नहीं चलेगा, ग्रुप बाय भी इधर नहीं चलेगा। हाँ, इसके अंदर कोई सब क्यूरी यहाँ लिखते हैं ऊपर वाले हिस्से में, तो उसकी खैर है, वो तो सब क्यूरी है ना, वो तो पहले सबसे ज़्यादा रिजॉल्व होती है, फिर आपकी मेन क्यूरी चलेगी ऊपर वाली। ठीक हो गया? जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, नवाज भाई एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, वेयर, इसमें वेयर डालता हूँ, आप देखो वेयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ममानियत नहीं है। वेयर DPT नॉट इन, जहां पर डिपार्टमेंट नॉट हो, किसके अंदर? सिलेक्ट, किस पे लगाऊं? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले डिलीट फ्रॉम DPT वेयर DPT NO
इक्वल टू 10। डीपीटी से क्या 10 नंबर डिपार्टमेंट डिलीट कर दिया, ओहो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो डिलीट करने नहीं दे रहा। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड जब हो तो मतलब वहाँ पे 10 जो पड़ा हुआ है ईएमपी के अंदर उसका, हाँ वहाँ पे वैल्यू होना ज़रूरी है, जिससे हमने 40 कर देगा क्योंकि 40 का कोई वहाँ पे चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं है मौजूद। ठीक है, ठीक है, तो 40 डिलीट किया, 10 20 30 का रिकॉर्ड है मौजूद है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे अब करता हूँ मैं, अब क्यूरी आपको दिखाता हूँ सब क्यूरी इस्तेमाल करके। वेयर DEPTNO नॉ, यह करता हूँ इन, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट DEPTNO फ्रॉम DEPT। अब यहाँ पे जो है इन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट नंबर हैं, 10 20 30, वो आएंगे इसमें से और इन के साथ वो चेक होता जाएगा 1 बाय 1। ठीक है, ठीक है, अब मैं कहता हूं माइनस, तो ये चल जाएगा क्योंकि ये जो सब क्यूरी लगाई है पहले, सबसे पहले सब क्यूरी रिजॉल्व होगी, इसका रिटर्न होगा वैल्यू 10 20 30। ठीक है, फिर करेगा माइनस, फिर आखिर में ऑर्डर बाय लगाना चाहते तो भाई लगाएं, नहीं लगाना चाहें आपकी मर्जी है। हाँ इधर अंदर डाल सकते हो लेकिन वो बेकार है, जब आप इन में उसको चेक करवा रहे हो तो उसको ऑर्डरिंग क्या कर रहे हो, ज़रूरत ही नहीं है, ये तो समझो आप प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा रहे हो। तो ये आपके हाथ में ये चीज़ें कि आप सही करें या ना करें। ठीक है, अगर आपने वो वैल्यू आपको चाहिए उन पर कैलकुलेशंस करनी है तो उसको सॉर्टिंग करके क्या करना है, डिस्प्ले में आखिर में सॉर्टिंग काम आता है। ठीक है, ऑर्डर बाय DEPT, ठीक है, ये लो चल गया, कोई एरर नहीं दिया इसने। ठीक है, मैं रोल बैक मार देता हूँ ताकि वो 40 जो डिलीट किया था मैंने वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल कोई, मैं ये पूछना चाह रहा था जी जो फर्स्ट रोल बैक आपने मारा फर्स्ट क्यूरी पे, वहाँ पे मेरे ख्याल में वो भाई ये माइनस की तस्वीर ज़रा देख लो इसको, मैंने क्या कहा था कि डुप्लीकेट को भी छोड़ देगा, मिलते जुलते डिस्टिंग वैल्यूज़ को भी छोड़ देगा और बी के भी छोड़ देगा, ए के सिर्फ वो लाएगा जो कि बी के अंदर मौजूद ही नहीं है। देखो वही काम हो रहा है, माइनस का डिफरेंस लेके आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखो इसमें ये चीज़ लाजिम पढ़े, क्यूरी मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स, मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स इन द रिजल्ट सेट विद द सिमिलर डेटा टाइप। डेटा टाइप का सेम होना जरूरी है, नंबर ऑफ कॉलम भी उतने होना जरूरी है। जी हम हमारे कहने का मकसद यह है कि वो चीज़ हमने फिजिकली करके दिखाया और पढ़ अभी रहे। ठीक है, तो ये ज़रूरी था हमारा उसको एरर्स के थ्रू गुजरना। ठीक है, तो ये चारों ऑपरेटर कंप्लीट होगा आपके, यूनियन, ऑल, यूनियन, आपका इंटरसेक्ट और माइनस। ठीक है, नेक्स्ट था लेस देन एनी, मैं ज़रा देख लूँ उसको फिर आप आगे चलते हैं। चलिए, तो इन ऑपरेटर हम पढ़ चुके थे इसमें पहले ही। ठीक है, अब आते हैं एनी और ऑल की तरफ। याद रखें एनी और ऑल के साथ कोई ना कोई सिंबल लगेगा, ज़रूरी नहीं है लेस देन लगे, ग्रेटर देन भी लग सकता है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इनमें से कोई भी जो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो लग सकते हैं एनी और ऑल के साथ। ठीक है, वो अकेले नहीं चलते, याद रखें ऑल और एनी अकेले नहीं चलते, उनके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर एज अ हेल्पिंग ऑपरेटर इस्तेमाल होते ही होते हैं, उसका सिंटेक्स ही ऐसा है। ठीक है, अब एनी और एक सम है, सम नाम का ऑपरेटर है, वो सेम है दोनों, सम या एनी, इन दोनों में से जो भी इस्तेमाल करो एक ही बात है, तो सम पढ़ो या एनी पढ़ो एक ही बात है। ठीक है, किसी ने सम उसको इंट्रोड्यूस किया, किसी ने उसको एनी से इंट्रोड्यूस किया, बात एक ही है, दोनों एक ही काम करते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलें तो आज चलते हैं एनी की तरफ और ऑल की तरफ, फिर एग्जिस्ट भी चलते हैं। याद रखें एनी और ऑल किसी हेल्पिंग ऑपरेटर के साथ चलेंगे, उसके कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बगैर। यहाँ पे सिर्फ मैंने लेस देन लिखा है, मतलब नहीं लेस देन ही होगा, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन ऑल, सैलरी सबसे बड़ी हो, किससे, 3000 से भी ज्यादा हो, 300 से ज्यादा हो,
3,000 से भी ज़्यादा हो, फिर 4,000 से भी ज़्यादा हो। ऐसा कोई है क्या? किंग है। मतलब इन तीनों चॉइस में से किसी से भी बड़ा हो। अब किसी से बड़ा तो मतलब आखिरी क्या है? अगर देखा जाए तो इसमें 3,500 क्यों नहीं आया? क्योंकि 4,000 इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली क्यूरी है। ग्रेटर देन आप 4,000 ही डाल दो, तो 300 और 3,000 की लंबी पंचायत क्यों? सब उसमें इंक्लूड होगा। लेकिन इन्होंने ये भी हजरतों ने इंट्रोड्यूस करवाया, ये बहुत मेहरबानी इनकी, ठीक है। देखा जाए तो बहुत ही भोंडी क्यूरी बनी है, जिसे कोई तुक ही नहीं बनता, लेकिन उन्होंने बना के आपको दे दिया। बड़ी मेहरबानी, एहसान हुआ उनका कि ये भी बना के दिया उनको। अच्छा, अब आते हैं, आप लेस देन करते हैं इसमें। सर ये प्रोसेस होगा तो सर वो पहले 300 को चेक करेगा ना, हाँ उसके बाद फिर वो 3,000 को वो हाँ ज्यादा वो होगा ना, टाइम टेकिंग होगा। हाँ, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया उल्टा। ग्रेटर देन वो मैक्सिमम जो वैल्यू वो डाल दो ना, 300 3,000 का क्या तुक बनता था। बस उसे वो चेक करे और रन करे। हाँ, बड़ी मेहरबानी हो रही है। बड़ी मेहरबानी एक एक से चेक करने की। हाँ लेकिन ठीक है। इसका यूज अच्छा, होगा ना। एक चीज़ और मैं इसमें दिखा दूँ। अच्छा, इसमें मैं करता हूँ वह सैलरी ग्रेटर देन ऑल, ठीक है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट सेल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, या मैनेजर करता हूँ। हाँ, अब बात है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मेक सेंस करता है। इसमें से जितनी भी मैनेजर्स की सैलरी रिटर्न होंगी, उन सब में जो हाईएस्ट होगा उससे ऊपर वो जो होगा वो दिखाएगा, ठीक है। क्या है? वो भी किंग ही है, ठीक है। चलो इसमें और मैं एक चॉइस लगाता हूँ। अच्छा, अगर इस क्यूरी का आप रिजल्ट देखोगे ना, तो अब देखा इसमें मल्टीपल वैल्यूज आएंगे। क्या है इसमें? देखो हाईएस्ट क्या आ गया? 4,000। मतलब ये प्रिंट क्या होगा? 4,000 4,000 4,000 3,000 2,975 फिर 2,850 फिर 2,450। मतलब इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी, यूं, ठीक है। फिर इसने 4,000 यूं प्रिंट किया होगा, फिर से क्या, ऐसे ही है। अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत सेंस करता है, सही है। ये समझो, यही इसी के बराबर है, क्योंकि मैंने सब क्यूरी इसमें इस्तेमाल कर दी। अच्छा, अगर आप, मैं कहता हूँ यार ये भी फिर बकवास ही है, ये भी तो कर सकता था। कौन सा? सैलरी ग्रेटर देन ऑल नहीं लगाता मैं, ठीक है। सिलेक्ट मैक्स, ऐसे ही है ना। सब क्यूरी के अंदर तो इस्तेमाल कर सकता हूँ ना मैक्स। हैविंग थोड़ी है, उसके लिए थोड़ी सॉर्ट क्या होता है, फिल्टर के लिए थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिल्टर के लिए करता तो क्या लगाता? हैविंग लगाता। यहाँ पे फिल्टरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें मैक्स सैलरी क्या है मैनेजर की? 4,000 है, तो यहाँ पे वही आ गया, ग्रेटर देन 4,000। तो बात तो वही है। देखो, काम करने का मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको कौन सा आसान लगता है? ये ऑल वाला आसान लग रहा है या मैक्स वाला आसान लगा रहा है? इट्स योर चॉइस, ठीक है। अच्छा, वो ग्रेटर देन की या लेस देन भी लगा सकते हो आप। आई बिलीव के प्रोसेसिंग टाइम में डिफरेंस होगा, हाँ, हो सकता है। ठीक है, फिर लेस देन ऑल भी कर सकता हूँ।
अब क्या करेगा, सब में से जो छोटा होगा उससे ले आएगा। सब में से छोटा जो है उसमें क्या था 2450, उसमें से सारे देखो ये वैल्यूज छोटे हैं, ठीक है। वही है कि मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब नहीं लगाएंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा। ये देखें सब क्यूरी के अंदर, फिर सैलरी लेस देन सिलेक्ट ऐसा ही है। अच्छा वहाँ पे मैनेजर था ना, तो वो लगाएंगे, फिर अगर मैनेजर वाली बात थी तो मैनेजर लगाएंगे, सेम रिजल्ट, ठीक है। अच्छा अब क्या था, एनी की तरफ चलते हैं। अच्छा नॉट इक्वल टू लगाए तो वही यार, चलो एक नॉट इक्वल टू भी लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू ऑल, इन सब के बराबर ना हो, सही है। सिर्फ वो इन सब के बराबर ना हो, 4000 भी ना हो, 300 भी ना हो, 200 2975 जो इनमें लिखे हैं उनको छोड़ के। अच्छा यहां पे लिखे इक्वल टू ऑल लगाएंगे तो इन सबको लेके आएगा, इक्वल टू ऑल नहीं चला। इसको समझना पड़ेगा लॉजिकली। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्लास 1 में इसके बारे में बताया, इसका ना चलने की वजह ये है जी, ये देखें सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इक्वल टू 4000 एंड सैलरी इक्वल टू 2000। अब ये हमेशा वेयर फिल्टर क्या करता है, पूरे एक रो पे लगता है, याद आया। एक ही रो में 4000 सैलरी कैसे, फिर 2000 भी कैसे हो सकती है, 4000 भी उसी रो पे हो, उसी रो पे 2000 भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल। एक रो में सैलरी एक ही कॉलम है ना, तो उसी रो में 4000 होगी, या तो 2000 की बात करोगे ना आप, 4000 भी हो 2000 भी हो, ख्वाब देख रहे हो क्या। ये ऊपर जो हुआ है यही हुआ है उस्ताद, कि उसने एक ही रो पे लगाया है कि 4000 हो, फिर 4000 भी हो, फिर अबे क्या बात कर रहे हो, क्या आग लगा रहे हो भाई। तो ये वही बात याद आ गई मुझे कि इससे आया है, बात क्लियर। यहां पे और चल जाएगा एंड नहीं, तो याद आया। तो मैंने हमेशा बताया था वेयर जब आप फिल्टर लगाते हो वो पूरे रो पे अप्लाई होता है, जो जो यहां आप लिखोगे वो पूरे रो पे अप्लाई होगा। अब इसने कहा सैलरी 4000 हो और सैलरी 2000 हो, मतलब एक ही रो के अंदर सैलरी 4000 भी चेक करेगा, उसी रो में 2000 भी चेक करेगा, और दोनों ट्रू होगा तो ले आएगा। तो कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पे भी इसने यही चेक किया सैलरी बराबर हो इन सब के, 4000 हो, फिर भी 4000 हो, फिर 4000 हो, फिर 3000 भी हो। अरे मजाक कर रहे हो, हाँ वही आग लगाने वाली बात कर दी आपने, ठीक है। तो नहीं होगा, तो इसलिए उसने नो रोज रिटर्न किया। अब यहां बोले अपने आप कहोगे यार नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू में आपने बताया कि 4000 नहीं हो, ठीक है, फिर 4000 नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, 3000 भी ना हो, ठीक है, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, फिर तो उस कंडीशन में ना होने की कंडीशन में लेके आए, वो हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिक रॉन्ग है, ठीक है। लॉजिकली ये सही नहीं है, बाकी सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं है। वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, लॉजिक में एरर है। इसे बिटवीन में जैसे बताया था पहले छोटा वैल्यू आएगा, बड़ा बाद में आएगा, जब उल्टा करोगे चल तो जाएगा, नो रोज रिटर्न करेगा कि पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बाद में बड़ी वैल्यू। बात क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब आते हैं एनी की तरफ, ठीक है। अच्छा वेयर सैलरी इक्वल टू एनी। अब ये बताओ इनमें से किसी के भी बराबर हो जाए, ये समझो और की तरह काम करेगा, ये जरूर चलेगा। इनमें से 4000 के बराबर हो, या फिर 4000 के बराबर हो, या फिर 4000 के बराबर हो, या फिर 3000 के बराबर हो, या फिर 2975 के बराबर हो,
ये समझो कि और वाला ऑपरेटर की तरह इसने काम किया, ठीक है। जी जी, जो इसमें मैच हो गया ये नहीं नहीं, और की तरह क्या, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपने ये चलाया, वेयर सैलरी इक्वल टू कितना, 4000, ऐसे ही है, और सैलरी इक्वल टू फिर 4000 है, ऐसे ही है, और सैलरी इक्वल टू फिर 4000 है। वो लिख रहा हूँ ना, इसमें देखो चार चार वही सेम रखा हूँ जो आपकी, ताकि तिश्नगी कोई ना रहे। ये और की तरह काम कर रहा है 110%, कोई इसमें नहीं नहीं, हमद नहीं नहीं नहीं, और में जो है जो मैच होंगे वो अच्छा देखो, आपकी बात मैं समझ गया और आपसे 110% एग्री करता हूं। जिसको 4000 मिलेगा इन तीनों में से किसी एक पे चल जाएगा, राइट, पहले पे ही चल जाएगा, दूसरे पे तो जाएगा ही नहीं ना। अब दूसरा कॉलम जो है इन तीनों पे मैच नहीं हुआ, इससे तो कर जाएगा ना, पूरे रो पे फिल्टर अप्लाई हो रहा है ना, तो ये चेक करेगा 4000 नहीं है, ठीक है, फिर इससे चेक करेंगे 4000 नहीं है, 4000 नहीं है, और वो 3000 निकला, इससे तो मैच हो गया ना, तो ये रिटर्न हो गया जी। नहीं नहीं, इसमें एंड यहां से मेरे भाई देखो कॉलम कौन सा यूज हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है, सेम कॉलम में एंड ऑपरेटर लगाओगे फट जाएगा, जैसे पहले हमने दिखाएगा नो रोज आ जाएगा कि एक ही रो कैसे हो सकता है दो। इसमें आपको चॉइस दे रहा है, ये ना हो तो ये वाला हो, उसमें नहीं दे रहा, बोला ये हो और ये भी हो उसी टाइम पे। यहाँ पे वो आप नहीं, यहाँ पे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हो, अगर ना हो तो ये तो हो, अगर ये भी ना हो तो फिर ये हो। आप समझ आ गई, वो एक ही रो पे ये जो अभी फिल्टर लगेगा ना ये वाला, ये एक ही रो पे पूरा अप्लाई होगा। जी जी जी, यहाँ पे डाल दूं सैलरी इक्वल टू दिस, और 6000 डाल दूं, आप कह रहे हैं? हाँ, वो तो कोई 6000 का तो है ही नहीं। अब देखो वो ऊपर वाली वैल्यू और दो नीचे वाली सेम आई है, इक्वल टू एनी, और ये देखो और की तरह आई है। इसका तीसरा अल्टरनेटिव इसके बराबर कोई बताएगा कौन सी क्यूरी है, बता दो। सैलरी बताओ बताओ जल्दी। इन, बहुत क्लोज थे आप, इन में लगाओ तब भी सही है, ये भी और ही है। इक्वल टू एनी इन के बराबर है, नॉट इक्वल टू एनी नॉट इन के बराबर है, और नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, और ग्रेटर देन एनी, इनमें से किसी से भी बड़ा हो वैल्यू वो लेकर आओ, वो भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन एनी भी करता हूं। वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, इनमें से किसी से भी बड़ा हो। 4000 बार बार नहीं लिखता हूं यार, यहां एक ही काफी है, ठीक है। इसमें अब कौन से उठ के आएंगे, कोई बताएगा मुझे? इसमें 5000 तो आएगा, प्रेसिडेंट किंग वाला 4000 से बड़ा, 3000 से भी जो बड़ा होगा वो भी उठ के आ जाएगा। ये देखो 3000 भी उठ के आया, 3000 क्यों उठ के आया, इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है, ठीक है। 5000 उठ के आया इसकी वजह से, ठीक है। 3500 जो उठ के आया है वो इन तीनों की वजह से आया हो सकता है, सबकी वजह से आ सकता है वो, लेकिन वो पहला ही वैल्यू उसको मैच मिल गया, उसी से वो उठ के आ गया। बात क्लियर हो रही है? एनी का काम कॉन्सेप्ट ये है, एनी और ऑल हेल्पिंग इस्तेमाल होते हैं इस तरह, मल्टीपल, जैसे वो इक्वल जो है एक ही वैल्यू की कंपैरिजन करता है, उसमें जब एनी या ऑल लगाते हो तो फिर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है मल्टीपल वैल्यूज के लिए। वो इन वाला ही बेसिकली काम है, इनसे आप काम ना लो, इनसे काम लो, जरूरत ही क्या है। ये फजूल के वो हैं एक्स्ट्रा 2-4 ऑपरेटर जो हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता जी, तो इनसे आप काम ना लो, हाँ जरूरत नहीं, एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर लो। ये तो थोड़ा वो है कि शशका है, करना करो ना करो, तो इसके अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। कोई सवाल यहां पे? अच्छा, मैं आपको एक और वैल्यू दिखाता हूं, ठीक है। तो
लेस देन एनी और लेस देन ऑल या ग्रेटर देन ऑल, ग्रेटर देन एनी, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब हमने अभी डिस्कस किया। अच्छा, एनी और एनी के जब आप सम का वर्ड लिखो तब भी बात वही है, तो सम पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही है, एनी ही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एग्जिस्ट के ऊपर। अच्छा, एग्जिस्ट भी ऑपरेटर ही है। एग्जिस्ट कब चलता है? जब कोई वैल्यू ट्रू मिलेगी तो ऊपर की क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। नीचे की वैल्यू ट्रू मिलेगी तो ऊपर की क्यूरी चलेगी। अच्छा, एग्जिस्ट जो है सब क्यूरी पे काम करता है। किस पे काम करता है? सब क्यूरी पे काम करता है। बाकी सारे सब क्यूरी पे काम नहीं कर रहे थे। वो जो आपका ग्रेटर देन एनी, लेस देन एनी, ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यूज डाल दिए थे तो चल गया था। सब क्यूरी भी डाल दी तब चल रहा था, वैल्यूज भी डाल रहा था तब भी चल रहा था। तो इसमें एग्जिस्ट में तो आप सब क्यूरी इस्तेमाल करते ही करते हैं क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, ठीक है। आइए मैं क्यूरी लगाता हूं। अच्छा, सिलेक्ट फ्रॉम EMP वेयर एग्जिस्ट था, एग्जिस्ट थे, एग्जिस्ट ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्ट अगर इस सब क्यूरी के अंदर वैल्यू रिटर्न होगी कोई ना कोई तो ऊपर वाली क्यूरी चलेगी। अगर वहां से नल वैल्यू रिटर्न हुआ तो क्यूरी नहीं चलेगी। सिलेक्ट DEPT NO from DEPT where DEPT NO इक्वल टू 70। अब इंटरनल क्यूरी का रिटर्न वैल्यू क्या होगा? नल है। मैं फिलहाल इस क्यूरी को नहीं चलाता, पहले इसको देख लो। DEPT नंबर 70 DEPT टेबल में है ही नहीं। अगर मैं दिखाऊं आपको, इसमें 10 20 30 40 ही है, 70 नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको चलाऊंगा, अब देखिएगा। ऊपर वाली क्यूरी नहीं चली क्योंकि सब क्यूरी ने नल रिटर्न किया, नथिंग। अच्छा, एग्जिस्ट का मतलब चेक करो इस अंदर वाली क्यूरी में कोई वैल्यूज होंगे तो ऊपर कैलकुलेशन करो। अंदर वाली क्यूरी ने कुछ रिटर्न नहीं किया तो काम का काज करना ही छोड़ दो, ठीक है। ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। असल में क्या होता है, लेट सपोज EMP 5 8 टेबल 10 आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। ये तो गौर से सुनो, EMP टेबल से वैल्यूज उठाए, उसको ज्वाइन किए एक और टेबल से, फिर उसको एक और टेबल से ज्वाइन, 15 20 टेबलों को आपस में ज्वाइन है। करते कराते एंड में उसको ज्वाइन किससे होना है? DEPT से, ठीक है। और पूरा जो ऊपर की कैलकुलेशन किससे डिपेंड करती है? DEPT से करती है। मतलब ऊपर जितनी भी कैलकुलेशन हो गई है, आखिर में उसको ज्वाइन किससे होना है? DEPT से, या फिर उसके आखिर में जो रिजल्ट आएगा उसकी कैलकुलेशन DEPT के साथ होनी है। ऊपर से तो ठीक ठाक कैलकुलेशन 2 घंटे तक चलती रही, DEPT था ही नल, तो जो 2 घंटे तक ऊपर वाली क्यूरी चल चल के प्रोसेस होके आई है, आखिर में आके जो तेल हो जाए कि वो 2 घंटे प्रोसेसिंग चली ही क्यों, जब आखिर में यहां पे कोई वैल्यू ही नहीं है प्रोसेस करने के लिए। 70 के अगेंस्ट कोई वैल्यू थी, हालांकि दूसरे तो वैल्यू हैं, 70 के अगेंस्ट कोई थी और कैलकुलेशन पूरी 70 के अगेंस्ट होनी थी अभी, तो पूरा तेल हो गया, 2 घंटे के ज़ाया हो गए। तो इसीलिए एग्जिस्ट पहले जगाया जाता है कि चेक करो पहले इसकी वैल्यूज अगर है तो ऊपर की कैलकुलेशन लाके आखिर में इसके साथ कैलकुलेशन करना, वरना इतना मुंह मारने की जरूरत ही नहीं है जी। ये मैं आपको मैं तो इतनी बड़ी क्यूरी नहीं लिख सकता यहाँ पे, लेकिन वजह और मकसद बता दिया कि इसकी मकसद वजह ये होता है। एग्जिस्ट का है टाइम सेविंग के लिए लगाया जाता है कि अगर इधर उस वैल्यू उस तरह की मौजूद हो तो ऊपर की कैलकुलेशन में मुंह मारने जाओ, वरना 2-3 घंटे ज़ाया तो ना करो। पहले ही चेक करेगा भाई नहीं है, वो कैलकुलेशन छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्यूरी एग्जीक्यूट करो एप्लीकेशन के अंदर। बात समझ आ रही है? एग्जिस्ट की वजह यही है लगाने की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहता हूं नॉट एग्जिस्ट, इसका उलट करता हूं तो अब क्या है? अब चलेगा। जब ये वैल्यू नल हो तो फिर कैलकुलेशंस करके आखिर में इंसर्ट करो, फिर इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। बात समझ आ रही है कि अगर ये इसमें इस तरह की वैल्यूज नहीं है मौजूद, ऊपर से कैलकुलेशन करके आगे इसके वैल्यू बना के इसमें फिर एंड में डालना, फिर उसके लिए इस्तेमाल इस तरह होता है। बात समझ आ रही है? तो एग्जिस्ट का काम यही है। इसमें छोटी क्यूरी मैं इसलिए लिख रहा हूं, मेरे पास में टेबल्स नहीं है, ना ही ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखाऊं
काम वजह बता दिया आपको, ठीक है। ये कहीं पे भी एसक्यूएल में एग्जिस्ट नहीं पढ़ाते। आप जाएं सेंटर के अंदर भी एग्जिस्ट मेरे ख्याल से शायद पढ़ाते भी हों, मैंने जहां तक एसक्यूएल पढ़ा मुझे नहीं पढ़ाया गया। आप में से किसी ने अगर पढ़ा है तो उसको याद हो, लेकिन मुझे भी पढ़ाया गया, उसमें एग्जिस्ट का जो टॉपिक था वो नहीं पढ़ाया गया। लेकिन हम जब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि इसकी एग्जाम्पल बन नहीं रही। जैसे मैंने एक बड़ी आपको एग्जाम्पल वर्बली बताई, वो इतना डेटा है नहीं रिच, इतने टेबल्स है नहीं कि मैं आपको फिजिकली करके दिखाऊं, तो इसलिए छोटी टेबल पे मैंने आपको बता दिया, बाकी एग्जाम्पल वर्बली दे दी मैंने आपको। और आप लोगों को काफ़ी स्किल अच्छा हो चुका है, इसलिए आप लोग समझ भी रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अगर शुरू में पहले क्लास में आपको ये बताता, आप लोग बोलते हैं क्या मजाक कर रहा है यार, पता नहीं क्या बोल रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है यार, आइंदा से पास पढ़ने ही नहीं जाएंगे, हाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, पता नहीं क्या चीज़ें लेकर आए, ठीक है। अब जो मैं हार्ड चीज़ें भी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग पिक कर रहे हो क्योंकि आप लोगों का वो लेवल बन चुका है माइंड के अंदर, एसक्यूएल के ऊपर स्पेशली, ठीक है। अच्छा दोबारा मैं चलाता हूँ, ओह सॉरी दो बार पेस्ट कर रहा हूँ। वेयर एग्जिस्ट, अगर डिपार्टमेंट नंबर 10 में कोई वैल्यू हो तो फिर कैलकुलेशंस करना। अगर डिपार्टमेंट 10 में कोई नंबर का नाम का डिपार्टमेंट है ही नहीं तो काम मत करना, लेकिन 10 है तो 10 पे तो काम होगा ना, एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा एग्जिस्ट की स्पेलिंग एग्जिस्ट्स, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर 10 में अगर कोई वैल्यू मौजूद है तो कैलकुलेशंस करने जाना। मेरे ख्याल से सबको नजर आ रहा है, हमारे भाई आपको छोड़ के, ठीक है। यहां तक क्लियर, एग्जिस्ट क्लियर हो गया, कोई सवाल इसमें? अच्छा यहां से जरूरी नहीं कि एक वैल्यू रिटर्न हो, यहां पे तो एक वैल्यू रिटर्न हो रहा है ना, अच्छा मल्टीपल करो तब भी नहीं फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसकी कोई वैल्यूज रिटर्न, इसमें कोई मल्टीपल वैल्यू हो एक हो डजंट मैटर, बस कुछ हो। एग्जिस्ट का काम ये है कि इसमें कुछ ना कुछ, नो रोज रिटर्न ना हो, बस नो रोज सिलेक्टेड ना हो, एग्जिस्ट का काम यह है। नॉट एग्जिस्ट फिर उल्टा है कि वैल्यूज होंगी तो नहीं चलेगा, ठीक है जी, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा इसमें डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डीपीटी, वेयर नहीं लगाता, अच्छा वेयर नहीं लगा रहा तो अब सारे डिपार्टमेंट नंबर उठ गए, 10 20 30 40 सारे उठेंगे ना, तो इसमें भी वो नंबर ऑफ वैल्यूज को नहीं देखेगा कि भाई रिटर्न कर रहा है कुछ ना कुछ, ये चेक करेगा। बात क्लियर हो रही है? ये एग्जिस्ट का काम इतना ही था। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, ठीक है। फिर कल बाकी की क्लासेस कंप्लीट करते हैं एसक्यूएल को, ठीक है। सिलेक्ट को कंप्लीट करते हैं कल। थैंक यू।